हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया, जो कि क्या था, एटॉमिक रेडियस। आज वाले लेक्चर में हम आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है ये समझेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स में किनका आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होता है, किनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है, इनके कंपैरिजन को सीखेंगे। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आयनाइजेशन इंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आयनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इसी आयनाइजेशन इंथैल्पी के लिए और कौन सा टर्म लिखा हुआ रहता है बेटा? एक लिखा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पर इसके लिए और कौन सा टर्म यूज होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर कहीं पर आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ टर्म आएगा तो उसका मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी ही समझना है। एक्चुअल में इंथैल्पी एनर्जी ही है, लेकिन ऐसी एनर्जी जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन पर, स्पेशली कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन पर उसे हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं वहां पर एनर्जी की जगह पर। ठीक है, तो ये इंथैल्पी वर्ड का मतलब क्या है ये डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही समझना है। ठीक है, नाम से दिख रहा है आयनाइजेशन, मतलब जब किसी चीज का आयन बनाते हैं, एक्चुअल में कैटायन जब बनाते हैं, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन जब आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड आएगा तो इसका भी मतलब आप क्या मानोगे? आयनाइजेशन इंथैल्पी से ही लेना है आपको। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन इंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ energy required to remove, amount of energy required to remove outermost electron, to remove outermost electron from, या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं बेटा? जब एटम में वो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर रहा होगा? ग्राउंड स्टेट में रहा होगा, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखेंगे तो यहाँ डेफिनेशन में वर्ड कौन सा यूज हुआ है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कहने का मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हमें इस एटम को देनी पड़ेगी, तब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल कर जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमने बोर्स मॉडल के हेल्प से भी आयनाइजेशन एनर्जी निकालना सीखा था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोला था? जब उसके ग्राउंड स्टेट से उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट नंबर इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। ऑर्बिट नंबर इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है? उस इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर निकाल कर ले गए। ठीक, तो जब एटम के बाहर निकाल कर ले जाएंगे टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर ले जाएंगे। कहां से? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये कंडीशन को ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, जिस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं उसके सराउंडिंग में कुछ और चीजें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस एनर्जी की वैल्यू को वो भी चेंज कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि सराउंडिंग में और कितने दूसरे एटम्स या दूसरी और कोई चीजें प्रेजेंट है क्या। इसलिए यहाँ पर जो एटम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड होना चाहिए मतलब उस पर किसी का और चीज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज, ये कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसेस स्टेट में होना चाहिए। लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें एनर्जी तो लगेगी, लेकिन उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन इंथैल्पी नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या? ठीक, तो जब भी हम आइसोलेटेड गैसेस एटम में, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में कोई एटम प्रेजेंट है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन इंथैल्पी है। आगे क्या दिया है बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर।
एक्चुअल में कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर ये वाली कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, जब यहाँ इंथैल्पी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि इंथैल्पी वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जब इस एनर्जी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तब हम प्रेशर और टेम्परेचर की जो वैल्यू है उन्हें क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा। अब ये समझते हैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी की जो रिएक्शन है उसे कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम कौन से स्टेट में रहना चाहिए, गैसेस स्टेट में, आइसोलेटेड गैसेस स्टेट होना चाहिए। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चला गया तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को, मतलब इस रिएक्शन की जो भी हीट रहेगी या जो भी एनर्जी रहेगी, इसे हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में आई लिख रहे हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी का जो साइन रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पर हीट का जो भी साइन रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कितनी एनर्जी लग रही है, यहाँ ले लेते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो एनर्जी का ही यूनिट है। तो यहाँ जो ये प्लस है, ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि इतनी एनर्जी ये एटम एब्जॉर्ब करेगा या इतनी एनर्जी हमें इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमेशा जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, क्योंकि हमेशा वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसलिए यहाँ पर साइन हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम है या कोई भी कैटायन है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो हमेशा क्या लगेगी, उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कौन सी रहेगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, हम एक चीज लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल न्यूट्रल एटम्स, कोई भी हो, पीरियोडिक टेबल का कोई भी हो, ऑल न्यूट्रल एटम्स और कैटायन, अगर किसी कैटायन के यहां से भी, किसी कैटायन के अंदर में से भी इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं, ये हमेशा क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। ये हमेशा एंडोथर्मिक रहेगा। और केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन क्या कहता है बेटा, कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या किसी भी प्रोसेस में अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका साइन कौन सा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो न्यूट्रल एटम या कैटायन में से जब भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसका साइन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर हुआ बेटा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। यहां हमने हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन लिखा था, हम किसी और चीज के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां देखना, सबसे पहले यहां देख लेते हैं कि अगर किसी और एटम के लिए हमें रिएक्शन लिखनी है आयनाइजेशन एनर्जी की, जैसे ये हीलियम है, तो हीलियम क्या हो जाएगा, ये गैसेस एटम लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस रिएक्शन में जो भी हीट लग रही है ये इंथैल्पी का साइन होता है बेटा, डेल्टा एच। ठीक है, इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी यूज हुई है, जो भी कंज्यूम हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट में हम आई ई लिखा करेंगे हर बार। ठीक, रिएक्शन समझ में आ गया। बट इन केस अगर यहाँ पर देखना ऐसा लिखा हुआ है बी आर लिक्विड, अगर ऐसा कुछ है, कोई लिक्विड स्टेट में है, तो फिर इसकी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी, या ऐसा बी आर टू लिक्विड है, तो जब भी लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो उसकी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, उसका स्टेट क्या होना चाहिए, हमेशा गैसेस स्टेट होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है ये समझते हैं। ठीक है, याद होगा जब हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए एक एग्जांपल देखा था हमने। जब हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर 1 जब ये रहता है, ऑर्बिट नंबर 1 में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसकी जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी किसके बराबर होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। यही था। तो इस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी रहेगी उस ऑर्बिट के अंदर, उतनी ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मतलब इतनी एनर्जी हमें और एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन को हम खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होगा,
जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट में निकालते हैं, ये अलग बात है कि हम एक्साइटेड स्टेट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, यही किसके बराबर हो जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कहने का मतलब इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया बेटा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखा हुआ है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको खींच कर रखा हुआ है। तो जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे तब उस इलेक्ट्रॉन को हम उस न्यूक्लियस से छुटकारा दिलाकर एटम के बाहर ले जा सकते हैं। समझ में आया क्या। तो ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है। तो हमने दो चीजें सीख लिया है, सबसे पहले कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, दूसरी चीज आयनाइजेशन एनर्जी जब भी हम लिखते हैं तो उसके लिए रिएक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। और कैटायंस के लिए और न्यूट्रल एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो साइन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें सीखना है वो क्या है, इसकी यूनिट। अगर यूनिट एक एटम के लिए बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। अगर फॉर वन एटम, ठीक है, या फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम के लिए अगर निकाल रहे, फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, एक एटम के अंदर के एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर कर रहे हैं तो यूजुअली आयनाइजेशन एनर्जी के लिए यूनिट हम कौन सी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट यूज करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट क्या होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी सी वैल्यूज होती हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। याद होगा ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ लिया है बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक। तो इस ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट यूज करते हैं अगर एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे होंगे तो। लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ एटम के लिए अगर निकालते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ एटम के लिए अगर निकालते हैं तो 1 मोल ऑफ एटम के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं या तो किलो जूल पर मोल, ठीक है, या फिर हम यूज करते हैं और कौन सा, किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो यूनिट है इनका कन्वर्जन आपको पता है ऑलरेडी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं तो इसको हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, जैसे ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 96.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करना है तो x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या यूनिट हो जाएगी, किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी। समझ में आ गया। तो नॉर्मली तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में लिखते हैं अगर एक एक एटम के लिए निकालते हैं तो, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, 1 मोल ऑफ एटम के लिए अगर निकाल रहे हैं तो फिर ऐसे केस में किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल वाली यूनिट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। लेकिन इस चैप्टर में हमारे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, यूजुअली कंपैरिजन वाले ही क्वेश्चन करने हैं कि किसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए या कुछ फीचर्स पता होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड, आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड या आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसकी यूनिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, वोल्टेज रहता है, इसलिए कुछ जगहों पर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहला फीचर जो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है कि कब हम ये वाले टर्म यूज करते हैं, IE1, IE2, IE3, कब कौन सा टर्म यूज करना है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो IE1 यूज करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। जब उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उसके लिए IE2 वर्ड यूज करते हैं। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IE3 यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, ये एल्यूमिनियम गैसेस स्टेट में था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला।
अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इस रिएक्शन में जो भी लगने वाली जो एनर्जी है, जो भी कंज्यूम इसने इस स्टेप में जो भी एनर्जी कंज्यूम हुई थी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, Al+ बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और देखना बेटा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास Al+ पहले से प्रेजेंट है, मतलब इस रिएक्शन में जो Al+ बना है उसी को ले रहे हैं। अगर Al+ पहले से प्रेजेंट है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देंगे तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो +1 का, एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो फिर एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस पर +2 का चार्ज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है। अब यहां देखना, इस स्टेप में जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो इस स्टेप में जिस जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो एल्यूमिनियम के सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले स्टेप में निकला है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो Al2+ बना है। तो इस स्टेप में जो भी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, IE2 ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, IE2 ऑफ एल्यूमिनियम बोलेंगे। मतलब एल्यूमिनियम के ये दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन था, पहले नंबर का तो पहले ही निकाल चुके थे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, IE2 बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है एल्यूमिनियम के अंदर से। लेकिन ध्यान में रखना, एल्यूमिनियम प्लस का तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के अंदर का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पहला तो ये था, दूसरा ये हो गया एल्यूमिनियम के अंदर का। लेकिन एल्यूमिनियम प्लस का, एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Al+ बना है, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Al2+ बना है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बना है, तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al कहलाएगा। लेकिन Al+ के लिए तो पहला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था Al+ के लिए पहला इलेक्ट्रॉन था। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, IE2 ऑफ एल्यूमिनियम, और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, IE1 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस। क्या डिफरेंस है दोनों में, समझ में आया क्या बेटा? यहां जब मैं एल्यूमिनियम लिख रहा हूं तो उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन था, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब एल्यूमिनियम प्लस लिख रहा हूं तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन है, उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे ही यहां देखना, अगर ये Al2+ बन चुका है, इसमें से फिर से एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फिर से अगर निकाल देते हैं तो ये डेल्टा H की जो वैल्यू कहलाएगी, ये कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये एल्यूमिनियम के थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, IE3 ऑफ एल्यूमिनियम। या इस Al+ के दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है, Al+ से एक गया और फिर ये दूसरा गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, IE2 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, IE1 ऑफ एल्यूमिनियम 2+। समझ में आ गया? मतलब Al2+ के तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसको IE1 ऑफ Al2+, या IE2 ऑफ Al+, या IE3 ऑफ एल्यूमिनियम, इन तीनों में से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ क्या? तो कब IE1, कब IE2, कब IE3 यूज कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, समझ में आया? मतलब एक ही एनर्जी को, जैसे इसी एनर्जी को हम एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में IE2 बोलेंगे, लेकिन Al+ के रिस्पेक्ट में IE1 बोलेंगे। समझ में आया? अब इसमें दूसरे फीचर पर चलते हैं। इसका जो दूसरा फीचर है वो क्या है, कंपैरिजन है एक ही एटम के लिए, सेम एटम के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज हैं, इनका कंपैरिजन हमेशा क्या होता है कि I1 की वैल्यू से हमेशा IE2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, I2 की वैल्यू से हमेशा IE3 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। मतलब हर एक नेक्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी पहले वाले से ज़्यादा वैल्यू वाली होती है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली होती है। किसके लिए, लेकिन ध्यान में रखना है, ये एक ही एटम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, फॉर सेम एटम। जैसे एग्जांपल के लिए देखना, यहाँ पर एक कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट है, इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स थे और सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर और भी ऑर्बिट रहे होंगे, इसके अंदर वाले ऑर्बिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ देखना, तीनों केस में वही एटम है, बट यहाँ पर जब यहाँ पर मान लेते हैं ये एटम कौन सा है, X। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे हैं तो इस पर 12 प्रोटॉन का फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, IE1 लिखेंगे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये क्या बन जाएगा, X+ बन जाएगा। X+ में दिख रहा होगा। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले ऑर्बिट में, 3 नहीं है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए तो ये जो अंदर वाले जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से खींच के रखेंगे,
क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम इसमें से और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये क्या कहलाएगा? ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा एक्स के लिए, क्योंकि दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होने के कारण ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा तेजी से खींच के रखेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा आएगी फर्स्ट वाले से। अब यहाँ देखना, जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल चुके हैं तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? 2+ का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही बचा है। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, 12 प्रोटॉन ही है, 12 पॉजिटिव चार्ज ही है। अब वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा तेजी से अपनी तरफ खींच लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए हैं, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो उनको और ज़्यादा खींच लेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन तो कम हो जाएगा। पहले यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था, अब रिपल्शन कम हो गया, अब रिपल्शन और भी कम हो गया, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इनको बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब ये थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? ये सेकंड वाले से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा उस एटम में से, उस आयन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट होता जाएगा, और इसलिए हर नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो पहले वाले से हायर हो जाती है। कहने का मतलब, अगर पहली बार में निकालने के लिए हमें 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा था, तो नेक्स्ट वाले में इससे ज़्यादा ही लगेगा, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे। नेक्स्ट वाले में इससे ज़्यादा ही लगेगा, हो सकता है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगे। समझ में आया? तो हर एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो पहले वाले आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा वैल्यू वाली होंगी। समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया इसका दूसरा फीचर। नेक्स्ट तीसरे फीचर पर आते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी आफ्टर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एलिमेंट का आ जाता है तो फिर उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अब हमने ये तो पढ़ रखा है कि हर एक नेक्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पहले वाले आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, लेकिन इन केस अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, जहां पर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये क्या हो जाता है? ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एग्जाम्पल के लिए देखना, ठीक है, जैसे हमारे पास कौन है? मैग्नीशियम दे रखा है। ठीक है, ये मैग्नीशियम दे रखा है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? ये होता है नियॉन, ये होता है 3s2। ठीक है, मान लेते हैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन को निकाला। ठीक है, इसमें से जब पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये क्या बनेगा? Mg+। Mg+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया होगा? नियॉन 3s1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी थी, ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी थी? 500 किलोजूल पर मोल। ठीक है, किलोजूल पर मोल वाली यूनिट में ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल वैल्यूज है बेटा, इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना वैल्यूज को, मैं केवल कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद देखना Mg+ आ गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1 है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं। फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? Mg2+। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? Mg2+। तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी इसे मैं क्या बोलूँगा? IE2 बोलूँगा। पहले वाले केस में जो एनर्जी लगा उसे I1 बोलेंगे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरे के लिए IE2 बोलेंगे। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले से ज़्यादा रहेगी। पहले अगर 500 किलोजूल पर मोल था तो मे बी नेक्स्ट वाले में 700 किलोजूल पर मोल होगा। ठीक है, यहाँ देखना थोड़ी सी वैल्यू तो बड़ी आने ही वाली है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन जब ये Mg2+ में कन्वर्ट हुआ, तो जब ये Mg2+ में कन्वर्ट हुआ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? नियॉन वाला हो गया। मतलब अभी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इससे अब जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी की वैल्यू बहुत ही हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, स्पेशली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, तो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू एनर्जी की हमें देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अब जब हम Mg3+ बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो IE3 की जो वैल्यू होगी ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होगी, मे बी 9000 किलोजूल पर मोल।
समझ में आ रहा है क्या? तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या दिखा होगा कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ एनर्जी लगी, सेकेंड वाला जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी हमें देनी पड़ती है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। समझ में आया बेटा? तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर केवल 200 किलो जूल पर मोल का इंक्रीज था, लेकिन यहाँ से 9000 में चला गया। बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 8000 से ज़्यादा किलो जूल पर मोल का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ तो 200 का ही इंक्रीज था। तो ये रूल क्या है बेटा कि जब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद बहुत ही लार्ज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस रूल को लिखते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं हम कि व्हेनेवर देयर इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या आफ्टर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर noble gas configuration there is large increase, noble gas configuration there is large increase और abrupt increase, मतलब abrupt कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। there is large increase या इसी के लिए कुछ जगहों पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, abrupt increase in value of आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन, ये होता है 3s1। ठीक है, इसमें से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब फर्स्ट जब आयनाइजेशन इंथैल्पी आएगी, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नियॉन हो जाएगा, ये Na+ में कन्वर्ट होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, नियॉन का हो जाएगा। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो पहली वाली वैल्यू तो कम रहेगी, लेकिन इसके बाद वाली वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर थी कितनी 150 किलो जूल पर मोल एग्जाम्पल के लिए, तो इसके बाद वाली जो एनर्जी रहेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकेंड रहेगी, ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहेगी। मे बी कितनी हो सकती है, ये मान सकते हैं हम 10,000 ऐसा कुछ। ठीक है, 10,000 किलो जूल पर मोल ऐसा कुछ, समझ में आया? मतलब जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचेगा उसके बाद बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम में कौन सी वैल्यू में बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p1। इसके पास कितने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, 3। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3। एल्यूमिनियम के बाहर वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चौथी वाली वैल्यू के लिए जो हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब आफ्टर लॉस ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, जो कि एल्यूमिनियम में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा Al3+ का, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो अब जब इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, मतलब जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, I4 की जो वैल्यू होगी ये वेरी हाई वैल्यू होगी, बहुत ही बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। समझ में आ गया? मतलब कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से वैल्यूज दे सकता है, और जहां पर एकदम बड़ी वैल्यू निकल कर आ रही है उसके पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बोल देता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को देकर। एग्जाम्पल के लिए जैसे एल्यूमिनियम में क्या बना होगा, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बना होगा पहले, फिर एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम 2+ बना होगा, फिर एल्यूमिनियम 2+ से एल्यूमिनियम 3+ बना होगा। जब एल्यूमिनियम 3+ से ये एल्यूमिनियम 4+ में बनेगा तो वैल्यू में बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 250 थी, यहाँ पर 350 थी, ठीक है, यहाँ पर मे बी 600 हो जाएगी, यहाँ पर एकदम से बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, मे बी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9500 वाली वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आपको क्या दिखेगा, इंक्रीज तो शुरुआत में भी था,
ठीक है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ तक जो इंक्रीज रहेगा वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा तो ज़रूर। लेकिन यहाँ पर जैसे नोबल गैस पहुंचा, Al3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू के आने के पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी थी, ये लार्ज इंक्रीज के पहले जितने वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी, उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हम फीचर पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलता है, इस चीज को यूज करके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड वाली वैल्यू के बाद बहुत बड़ा इंक्रीज है, मतलब 3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वाली वैल्यूज में बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। समझ में आया? एक एग्जांपल इसमें से ट्राई करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट वाले फीचर पर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक, तो आपके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ देखना, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमें नहीं पता कि कौन सा है, बट उसके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी। पहले आयनाइजेशन एनर्जी 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 24.3, तीसरा है 57.4, फोर्थ है 77.4, फिफ्थ है 392। कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या, इंक्रीज तो सब में है, यहां से ये इंक्रीज, यहां से इसमें इंक्रीज, यहां से इसमें इंक्रीज, लेकिन यहां से यहां बहुत ही लार्ज इंक्रीज है। ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है, इसमें बहुत लार्ज इंक्रीज आया है। 77 से एकदम से कहाँ चला गया, 392 पर चला गया। शुरुआत में जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा वो 11, 20, 30 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हंड्रेड्स में आ गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं हम इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे, जहां पर लार्ज इंक्रीज दिख रहा है उसके पहले वाले जितने नंबर निकल कर आएंगे, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी निकल कर आएगी, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो ये तो इसके पहले कितनी आयनाइजेशन एनर्जी आ चुकी है, इसमें 4 आयनाइजेशन एनर्जी आ चुकी है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पहले निकाले होंगे, मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ गया? तो फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाली वैल्यू में, फिफ्थ वैल्यू में इंक्रीज है, फिफ्थ वाली वैल्यू में लार्ज इंक्रीज है, इसलिए इसके पास क्या रहे होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होगा बेटा, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 और 6, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हैं, इसमें 2 और 3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, इसमें 2 और 1 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। जबकि आप इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो ये 2 और 2 कितने आ रहे हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, मतलब करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रहा होगा, वो ऊपर वाले के लिए इस तरीके का कोई एक कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। कंसेप्ट समझ में आएगा बेटा? तो जब नोबल गैस के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू निकल कर आती है, तो उसके पहले वाले जितने नंबर्स रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले होंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ में आया बेटा? ठीक, तो ये हो गया फीचर आयनाइजेशन एनर्जी का। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो फीचर देखने वाले हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है। इस पर हमें न्यूमेरिकल नहीं आता बेटा, इसमें फॉर्मूला जरूर हम पढ़ेंगे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दे रखा है, हम इस पर कैलकुलेशन जरूर नहीं करते इस फॉर्मूले पर। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम, उस इलेक्ट्रॉन के लिए, और ठीक है, एट 0 केल्विन जो भी रहेगा, ठीक है, 0 केल्विन पर उसके लिए जो भी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी उसमें 5/2 RT हम ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? हम क्या करेंगे, जब भी किसी टेम्परेचर पर निकालना होगा हमें आयनाइजेशन एनर्जी, तो 0 केल्विन पर जो भी वैल्यू होगी उसमें 5/2 RT, जिसमें ये T क्या बता रहा है, ये टेम्परेचर है इन केल्विन, ये टेम्परेचर है इन केल्विन। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले को यूज करके 0 केल्विन पर जो भी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसमें 5/2 RT ऐड करके, R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसको हमने मूल कंसेप्ट में भी सीखा हुआ था उसकी वैल्यूज को,
उसको ऐड करने के बाद किसी भी टेम्परेचर पर हम आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें 250 केल्विन पर निकालनी होगी वैल्यू, तो 0 केल्विन पर जो भी वैल्यूज रहेगी उसमें 5/2 इंटू आर की वैल्यू इंटू टेम्परेचर 250 केल्विन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? ठीक। तो इस वाले फॉर्मूले को बस आपको ध्यान रखना है, इस पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने ये फॉर्मूला दे रखा है थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, तो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड ही फॉर्मूला है। ठीक, ये तो हो गए फीचर्स की बात बेटा। अब इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, किसके? ट्रेंड्स पर। जैसा हमने एटॉमिक रेडियस के लिए देखा था कि शुरुआत में हमने ट्रेंड्स देखे थे और फिर उसके बाद एक्सेप्शंस देखे थे, कुछ वैसा ही यहां पर भी देखेंगे। ठीक, सबसे पहले अलोंग द पीरियड के ट्रेंड की बात करते हैं। तो रेडियस पढ़ते समय भी हमने क्या बोला था, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, जब भी अलोंग द पीरियड बोलते हैं, इससे हमारा मतलब क्या है, हम लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो एक्चुअल में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसका मतलब न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, और उसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए, ये हमारे पास लिथियम है, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे। ये फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन हो गए। अब ये जो 9 प्रोटॉन होंगे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींच कर रखेंगे एज कंपेयर टू 3 प्रोटॉन ऑफ लिथियम। तो जब हम इस पीरियड में आगे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हर बार क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अंदर की तरफ खींच लेंगे, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी अलोंग द पीरियड जाने पर। समझ में आ गया? सिंपल सा रूल है, यूजुअली रेडियस के अपोजिट ऑर्डर में आता है, हर बार नहीं। ठीक है, हर बार नहीं। जनरली हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस जहां पर भी कम होगा वहां आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ये जनरल रूल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है बेटा। ठीक, यहां पर दूसरा ट्रेंड देखते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, रेडियस बढ़ते जाता है। रेडियस बढ़ते जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर, वो कम हो जाएगा। तो होता क्या है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो ये न्यूक्लियस उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड जस्ट अपोजिट है किससे, रेडियस वाले ट्रेंड से। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड निकालने के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जब हम एक्सेप्शनल केस देखेंगे तो वहां ये रेडियस वाला रूल काम नहीं करेगा। ठीक, तो जनरल ट्रेंड देख लिया कि अलोंग द पीरियड जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन इस ट्रेंड को बहुत सारे जो एटम्स है वो फॉलो नहीं करते। अब कौन से एलिमेंट्स इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, उन्हीं के एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हमने रेडियस का भी देखा था, उसमें 6 एक्सेप्शंस देखे थे, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी कुछ 5 एक्सेप्शंस हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 13। अगर याद होगा तो रेडियस में भी हमने सबसे पहला एक्सेप्शन ग्रुप 13 के लिए ही देखा था। ठीक है, तो ये जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं, इसमें रेडियस में अलग ऑर्डर आता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी में अलग ऑर्डर आता है। हर बार रेडियस का अपोजिट नहीं आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, वो केवल हम जनरल ट्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बट ये रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। रेगुलर ट्रेंड तो क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अलग ट्रेंड निकल कर आता है। उसके ट्रेंड को याद रखने के लिए आप एक नंबर याद रख सकते हो, 15324 ये नंबर है। 1 किसका नंबर हो गया, बोरॉन का, 5
मतलब कौन हो गया, थैलियम का। ठीक है, 3 नंबर किसका है, गैलियम का। 2 सेकेंड नंबर कौन सा है, एल्यूमिनियम का। और 4 किसका हो जाएगा, इंडियम का। समझ में आया बेटा। तो ये ऑर्डर आता है ग्रुप 13 में, बहुत ही इरेगुलर ऑर्डर है, कोई जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज इंक्रीज नहीं दिखाई देगा। अब ये इतने इरेगुलर ट्रेंड क्यों है, क्योंकि कहीं पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाली चीज काम करती है, कहीं पर रेडियस वाली चीज काम करती है। ठीक है, जैसे ये थैलियम है, यहाँ बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा डी एंड एफ और वाइटल का। ठीक है, तो उसके कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इन सब से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कौन सी चीज काम कर जाएगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसके लिए, इसमें डी भी है और एफ भी है। जबकि वहीं पर गैलियम में क्या होता है, इसमें पुअर शील्डिंग होता है किसके कारण, इसमें पुअर शील्डिंग होता है डी ऑर्बिटल के कारण। अब किसी को लगेगा सर इंडियम में भी तो होता है, लेकिन उसका रेडियस भी बढ़ जाता है। मतलब हर जगह पर एक कंसेप्ट हर जगह पर नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए ये वाला रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि वही रीजन सब में लगाकर अपने हिसाब से आप ऑर्डर निकाल लोगे, आपको ऑर्डर पहले याद रखने हैं, क्योंकि ये डाटा बेस्ड ऑर्डर है बेटा। हम उस डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम और इंडियम के कंपैरिजन में रेडियस वाली चीज को ही देखेंगे, यहाँ रेडियस बढ़ गया तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो गया। बट इन चीजों में कौन सी चीज डोमिनेट कर जाती है, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो ये बोरॉन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो एक्सेप्शंस है इसको लॉजिकली निकालने की कोशिश मत करना, पहले आपको एक्सेप्शंस याद करने हैं, उसके बाद रीजंस याद रखने हैं। समझ में आया बेटा। ठीक, अब इसके बाद ग्रुप 14 और 2 के लिए देखते हैं। एक्चुअल में ग्रुप 2 अब हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एस ब्लॉक एलिमेंट वाला चैप्टर हमारे सिलेबस से बाहर आ गया है। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप 14 ज़रूर याद होना चाहिए। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 14 के लिए अगर देखेंगे तो ये होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, और होते हैं टिन और लीड। लेकिन एक्चुअल में लीड की वैल्यू जो है, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है किससे, टिन से। एक्चुअल में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए था। तो बाकी सारे एलिमेंट में तो रेगुलर ट्रेंड होता है, बट टिन से जब लीड में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया बेटा। ग्रुप 14 वाला जरूर आपको ध्यान में रखना है। ग्रुप 2 अब हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक, क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, बेरियम और एक्चुअल में रेडियम पर जाकर वैल्यू फिर से क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये एक एक्सेप्शन कुछ वैसा ही जैसा ग्रुप 14 में था, वैसा ही ग्रुप 2 में भी आ जाता है कि एक जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये अलग बात है कि लीड के नीचे वाले एलिमेंट के लिए हम नहीं पढ़ते, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता। रेडियम फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो रेडियम के लिए कई बार प्रॉपर्टीज लिखी हुई आपको मिलेंगी। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए जो है वो किसकी है, ग्रुप 14 के एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट एक्सेप्शन पर चले जाएंगे, जो कि किसके बारे में है, थर्ड वाले एक्सेप्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके, लीड और बिस्मथ के एक्सेप्शन के बारे में। तो ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस में भी ये वाला केस पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड जाने पर बिस्मथ का रेडियस कम होना चाहिए था, लेकिन उसका रेडियस ज़्यादा होता है, और उसी के कारण उसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होती है, लीड की। जबकि अलोंग द पीरियड जाने पर क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ना चाहिए था, बट लीड से जब बिस्मथ में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। समझ में आ गया बेटा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, फोर्थ वाले एक्सेप्शन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पीरियड 2। ये सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले जो एक्सेप्शन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें नीचे वाले पीरियड तक क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, लेकिन सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ 2 एक्सेप्शंस आएंगे, इसलिए ध्यान देना। सेकेंड पीरियड में सबसे पहले वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, लिथियम। लिथियम से जब हम आगे जाते हैं तो बेरिलियम में आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन में जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। तो एक्चुअल में लिथियम के बाद कौन आता है, बोरॉन, और बोरॉन के बाद कौन आता है, बेरिलियम। फिर कौन आता है, कार्बन। कार्बन के बाद आना चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन आता है ऑक्सीजन, और फिर कौन आता है, नाइट्रोजन, और फिर कौन आएगा, फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में कौन आ जाता है, नोबल गैस। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, 2 जगहों पर ऑर्डर में थोड़े चेंजेस निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, वो 2 जगह कौन कौन से हैं, एक है कौन से, ये बोरॉन और बेरिलियम।
दूसरा वाला जो ऑर्डर जहां पर इरेगुलर दिखाई देगा आपको, वो क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसका रीजन समझते हैं, क्योंकि सिमिलर यही वाला जो एक्सेप्शन है ऐसा रिपीट होगा नेक्स्ट वाले पीरियड 3 में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, अगर आप बोरान का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम 2s2 2p1। ठीक है, जबकि आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम 2s2। तो इसको दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, दो तरीके से रीजन बता सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बेरिलियम का क्या है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नोबल गैस जितने तो नहीं, नोबल गैस भी क्या होता है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस जितने स्टेबल नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इनमें जो एनर्जी लगती है वो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं, तब जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसलिए बेरिलियम की वैल्यू जो है बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी, जबकि ये इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया? तो जो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू बोरॉन। समझ में आया? लेकिन इसी के लिए एनसीईआरटी ने थोड़ी दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज की है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके लिए? इस कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्टली लिखने की जगह पर वो ये लिखता है कि एस ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर है कहने का मतलब एस ऑर्बिटल पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, एज कंपेयर टू इसके सबसे आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा? पी ऑर्बिटल, उसके कंपैरिजन में। तो इसी के लिए जो फुल्ली फिल्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए एनसीईआरटी ने क्या स्टेटमेंट लिख रखा है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s ऑर्बिटल, पावर ऑफ 2s ऑर्बिटल is greater than 2s orbital is greater than 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में 2s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, जब हम शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था? पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? न्यूक्लियस से वो कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है, न्यूक्लियस कितना ज्यादा उस ऑर्बिटल को अट्रैक्ट कर पा रहा है अपनी तरफ, उसको हम क्या बोल रहे थे? पेनिट्रेशन पावर। तो एस ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास, और इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण, ठीक है, उसकी वैल्यू बोरॉन से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब वो लिथियम पर ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए इस रीजन को याद जरूर रखना, लेकिन मेनली आपको किससे देख लेना है? कॉन्फ़िगरेशन से देखना है बेटा। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेरिलियम फिर कार्बन से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो गया, फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो गया, हर किसी को क्रॉस नहीं कर सकता। उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी क्रॉस करेगी वो अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ही क्रॉस कर सकता था। मतलब बेरिलियम की जो वैल्यू है उसने केवल बोरॉन की वैल्यू को क्रॉस किया है, ये हर एक एलिमेंट को क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एलिमेंट्स हैं वो केवल अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब बेरिलियम जो है केवल बोरॉन को क्रॉस कर रहा है। सिमिलरली यहाँ जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को क्रॉस कर रहा है, केवल नेक्स्ट वाले एलिमेंट को क्रॉस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ रीजन समझते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हीलियम 2s2 2p4। यहीं पर अगर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या होता है? हीलियम 2s2 2p3। ये जब 2p3 है तो एक्चुअल में ये क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन से पहले आना चाहिए था नाइट्रोजन, लेकिन वो बाद में आ रहा है अपने हाफ फिल्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी के कारण। तो दोनों जगह पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो जो एलिमेंट रहेगा उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो केवल अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ज्यादा होगा, उसके बाद वाले एलिमेंट से ज्यादा नहीं। कहने का मतलब जो बेरिलियम है वो केवल बोरॉन से ज्यादा होगा, कार्बन से ज्यादा नहीं। नाइट्रोजन जो है वो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं। समझ में आया? ठीक, तो ये जो हमने एक्सेप्शन देखा है एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सेप्शन किसके लिए रहेगा? पीरियड 3 के लिए भी रहेगा, बस वहां एलिमेंट के सिंबल चेंज कर दोगे आप। क्लियर है?
ठीक, अब इसमें एक कंसेप्ट भी है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये इसके बाद देखेंगे। सारे एक्सेप्शन पढ़ने के बाद इस कंसेप्ट को कहाँ अप्लाई करना है ये सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वाले एक्सेप्शन पर चलते हैं, पीरियड 3 वाले एक्सेप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे शुरुआत में जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है? सोडियम होता है। सोडियम से ज़्यादा कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन अब उसकी वैल्यू ज़्यादा किससे रख देंगे? एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो यहाँ दिखाई देगा फिर से ये एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है? यहाँ पर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के बाद होना चाहिए फॉस्फोरस, लेकिन फॉस्फोरस किससे ज़्यादा हो जाएगा? सल्फर से ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह। ठीक, इसके बाद कौन हो जाएगा? क्लोरीन, और क्लोरीन से ज़्यादा हो जाएगा कौन? आर्गन। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर भी दो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें जो ग्रुप 2 वाला है वो ग्रुप 13 से ज़्यादा हो जाएगा, ग्रुप 15 वाला जो है वो ग्रुप 16 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियड 2 पीरियड 3 में दोनों में क्या दिखाई देगा आपको कि ग्रुप 13 की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा कौन हो जाएगा? ग्रुप 2। एक एक्सेप्शन तो ये हो गया, मतलब बेरिलियम ज़्यादा होगा किससे? बोरॉन से। नेक्स्ट एक्सेप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ग्रुप 16 है इससे ज़्यादा कौन हो जाएगा? ग्रुप 15 की जो वैल्यू है ये हो जाएगी। समझ में आया? तो ये वाला एक्सेप्शन पीरियड 2 में भी रहेगा, पीरियड 3 में रहेगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में रहेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमें नीचे वाले एलिमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक, क्लियर हो गया ये? अब सबसे लास्ट में चलते हैं डी ब्लॉक पर। एक्चुअल में डी ब्लॉक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपको याद होगा जब हम एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे तो उसमें भी रेगुलर ट्रेंड नहीं आता। शुरुआत में रेडियस कम हो रहा था, फिर नियरली सेम हो रहा था, फिर बढ़ रहा था। ठीक है, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तब भी आपको वो केमिकल ट्विंस वाले एक्सेप्शन हमने देखे थे। ठीक है, केमिकल ट्विंस में क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ना चाहिए था, लेकिन कई बार सेम रह जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो डी ब्लॉक बहुत ही ज्यादा इरेगुलर ट्रेंड है, तो जिस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं केवल हम वो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हर एक ग्रुप के लिए डिटेल में हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारे कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि डी ब्लॉक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, तो उसको डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में ही देखेंगे। ठीक है, बस यहाँ हम 2-3 ग्रुप के लिए देख रहे हैं। डी ब्लॉक में अगर हम ग्रुप 3 को देखें तो इसमें तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ग्रुप 3 के बाद आता है। केमिकल ट्विंस भी ग्रुप 4 से आते थे, ग्रुप 3 में नहीं। तो ग्रुप 3 के कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसमें रेगुलर यही ट्रेंड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये वाला सीरीज, ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया 3D, ये हो गया 4D सीरीज वाला हो गया, ये हो गया 5D सीरीज वाला। ठीक, अब यहां पर ध्यान क्या देना है, बीच वाले जो ग्रुप है उनमें भी हर जगह रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन नॉर्मली हमें क्वेश्चन किसके आते हैं? ग्रुप 11 के और ग्रुप 12 के। ग्रुप और 11 और 12 के लिए बस आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है। ठीक, वैल्यू क्या है? यहां पर जो 5D सीरीज रहेगी, ये 5D सीरीज ज्यादा रहेगी किससे? 3D सीरीज से, और 3D सीरीज ज्यादा रहेगी किससे? 4D सीरीज से। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से कहने का मतलब ग्रुप 11 में 5D सीरीज में कौन आता है? एयू। एयू की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी 3D सीरीज से, मतलब कौन? सीयू। और इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी किससे? एजी से। ठीक है, कुछ वैसे ही ग्रुप 12 में अगर हम एक्सेप्शन देखें तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला 5D सीरीज वाला कौन हो जाता है? मरकरी। मरकरी ज़्यादा हो जाएगा किससे? जिंक से। और जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे? कैडमियम से। क्लियर है? क्योंकि ये लास्ट वाले जो दो ग्रुप हैं, ग्रुप 11 और ग्रुप 12, इनके बहुत सारे कंपाउंड हमें पढ़ने होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये केवल मैं 2 लिखवा रहा हूं बेटा इस वाले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक ग्रुप का इरेगुलर ट्रेंड होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बदलते रहते हैं। तो बाकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वाले जो ट्रेंड है वो हम डी एंड एफ ब्लॉक में ही देखेंगे। आपको इन दोनों ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया डी ब्लॉक का। जितनी जरूरत थी केवल उतना ही हमने यहां पर एक्सेप्शन देखा है डी ब्लॉक का। ठीक, अब ये एक्सेप्शंस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें देखना है वो क्या देखना है कि कैसे हम कंटिन्यूअस जो एलिमेंट होते हैं, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, लगातार जो एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके I2, I3, I4, I1 इनकी वैल्यूज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो पहले तो I1 वाला हमने ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इन 4 एलिमेंट्स का हमने एग्जांपल लिया है। ठीक, इन चारों एलिमेंट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो I1 का अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, अगर हम I1 का ऑर्डर लिखते हैं तो ये ऑर्डर तो हम लिख चुके हैं।
एक्चुअल में कार्बन की वैल्यू कम होती है, फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। एक्सेप्शन कहाँ पर जाता है, ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर चला जा रहा है और फिर क्या होता है, फ्लोरीन। ये वाला ऑर्डर तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। ये एक्सेप्शन ऐसा क्यों आ रहा था, क्योंकि इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैं केवल बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ये 2s2 2p2 था, ये 2s2 2p3 था, ये 2s2 2p4 था, और ये क्या था, 2s2 2p5 था। इसमें जो हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है वो अपने से नेक्स्ट वाले को क्रॉस करेगा। मतलब ये हाफ फिल्ड वाला कौन है, यहाँ नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी किससे ज़्यादा हो जाएगी, अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। केवल एक नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, हर किसी से नहीं, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं, केवल ऑक्सीजन को क्रॉस करेगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अब हम I2 I3 कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करेंगे। हमने क्या बोला, क्या कंसेप्ट है ये, कि जो भी हाफ फिल्ड या भी जो भी हाफ या फुल्ली फिल्ड होगा, ठीक है, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, नेक्स्ट एलिमेंट, ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। अपने से जस्ट नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको उसकी वैल्यू क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब यहां देखना I2 देखेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन I2 देखते समय किसका लेना है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही जा चुका है, ठीक है। I2 का कहने का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी रिमूव्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी रिमूव्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, हमें निकालना कौन सा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। I2 कहने का मतलब क्या है, एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए हम एनर्जी को कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब आप जो कन्फिग्रेशन लिखोगे वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का लिखोगे, ठीक है। तो हम जो कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जिस कन्फिग्रेशन को कंपेयर करेंगे, ध्यान देना है, जिस जो कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुका है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए यहाँ अब जब हमें I2 को कंपेयर करना है तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो किसका देखेंगे, कार्बन प्लस का, नाइट्रोजन प्लस का, ऑक्सीजन प्लस का, फ्लोरीन प्लस का। मतलब जिस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कंपेयर करना है उसके पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल कर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो जब आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो तो एक के कंपैरिजन करना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जब हम फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे करेंगे देखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा C+ का, यहां से एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 2s2 2p1, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 2s2 2p2, 2s2 ये हो जाएगा 2p2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2s2 2p3। और यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, 2s2 2p4। समझ में आ गया, ठीक। तो आपको क्या दिखाई देगा यहां पर कि अब इन कॉन्फ़िगरेशन को कंपैरिजन करके हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है, ठीक है। इनमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अब O+ है। O+ क्या दिख रहा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट को क्रॉस करेगी। मतलब किसको क्रॉस करेगी, फ्लोरीन वाले आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी। तो जब हम I2 का ऑर्डर लिखेंगे, जब हम I2 का ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन आ जाएगा, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, लेकिन फिर फ्लोरीन आएगा और फ्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है क्या बेटा, दोनों एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। कि जब भी कंटिन्यूस जो एलिमेंट है, अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी हाफ फिल्ड होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगी। मतलब इसकी अब आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन को क्रॉस कर जाएगा, जैसे पहले नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन को क्रॉस कर रहे थे,
समझ में आया? ठीक। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको यहां से ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। यहां देखना, हमें थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी निकालना है, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी का कंपैरिजन करना है। अगर थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी का कंपैरिजन करना है तो हम कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखेंगे? हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी जा चुके हैं जब हम थर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहने का मतलब C2+, N2+, O2+ और F2+, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब यहाँ बेटा देखना क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2s2 ही रह जाएगा, 2p तो 0 हो जाएगा। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2s2, 2p1। यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2s2, 2p2। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2s2, 2p3। लास्ट वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो p5 से p3 हो जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है? इसमें सबसे हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कौन दिख रहा है? ये फुली फिल्ड है, जबकि वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? ये हाफ फिल्ड है, या ये सॉरी, ये क्या है? फुली फिल्ड है। ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसको क्रॉस करेगी? ये नाइट्रोजन की वैल्यू को क्रॉस कर जाएगी। इसको क्रॉस करने के लिए आगे वाला तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, तो हम ऑर्डर क्या लिखेंगे? थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी का जब ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे कम वैल्यू नाइट्रोजन की, फिर किसकी? कार्बन के, फिर ऑक्सीजन के, फिर फ्लोरीन की। तो यहाँ किस में चेंज दिखाई दे रहा है? कार्बन में, क्योंकि अब वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था तो उसको क्रॉस कर गया। लेकिन थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी लिख रहा हूँ तो यहाँ 2+ वाला जो फॉर्मूला है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थर्ड लिख रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एटम के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल एटम का ही यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए कई बार कुछ और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, ये ग्राफ तो बाद में देखेंगे बेटा, यहाँ देखना। जैसे अगर आपको क्रोमियम और मैग्नीज में कंपेयर करना है, ठीक है, क्रोमियम और मैग्नीज में कंपेयर करें, इसकी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी को कंपेयर करते हैं, I1 को कंपेयर करते हैं, तो पहले इसी के न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये होता है आर्गन 4s1 3d5, जबकि ये क्या होता है? आर्गन 4s2 3d5। समझ में आ गया? यहां से देखना, इन दोनों में ये भी फुल्ली, ये डी तो दोनों में हाफ फिल्ड है, इसमें ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। मतलब किसके इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है? मैग्नीज के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहां पर I1 का जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमियम से ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी? मैग्नीज की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम I2 को कंपेयर करेंगे, जब हम I2 को कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान से देखना। यहां पर जब क्रोमियम है तो क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और यहाँ पर मैग्नीज प्लस का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है बेटा? S से, D से नहीं जाता। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा है। तो ये तो 4s0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3d5। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये आर्गन, ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5। ठीक है, जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ का डी से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, वहां से एस से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। बट डी का हाफ फील्ड में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नहीं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी वो स्टेबल ही रहेगा, तो उसका हाफ फील्ड डी कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा। तो डी से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि डी के हाफ फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके डी ऑर्बिटल के हाफ फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फिल्ड डी सबशेल, और इसीलिए किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी? क्रोमियम वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जब हम I2 का ऑर्डर लिखेंगे तो मैग्नीज से ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी? क्रोमियम की आएगी। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? तो ऐसे, लेकिन याद रखना, ये जो कंपैरिजन होंगे ये केवल कंटिन्यूअस एलिमेंट्स में ही होंगे, हर किसी में नहीं।
क्रोमियम के जस्ट बाद मैग्नीज है, तो मैग्नीज के जस्ट बाद वाले आयरन के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीज और आयरन के थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी को कंपेयर करना है हमें, ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी को कंपेयर करना है, मतलब IE3 को देखना है। जब IE3 का कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन Mn2+ का लिखेंगे और यहाँ Fe2+ का लिखेंगे। मतलब जिस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वाले का देखेंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन 3d5 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो जाएगा आर्गन 3d6। आपको क्या दिख रहा है, दोनों में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मैग्नीज की जो वैल्यू होगी वो किससे ज़्यादा हो जाएगी, आयरन से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब हम IE3 को कंपेयर करेंगे, जब IE3 को कंपेयर करेंगे तो एक्चुअल में Fe से ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, मैग्नीज की आएगी, क्योंकि आयरन में तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फील्ड बनेगा वो, मतलब बाद में स्टेबल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो। लेकिन इसका हाफ फील्ड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो। समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से कई बार आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। लेकिन वो कंटिन्यूस वाले एलिमेंट में, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। जो कंटिन्यूस वाले एलिमेंट्स है केवल उसी में कंपैरिजन होता है, इस हाफ फील्ड या फुली फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये हमने सारे एक्सेप्शंस कवर कर लिए हैं बेटा। उसके बाद हमने और क्या देख लिया है कि वो जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वाला कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करना है। सबसे लास्ट अब हमें क्या देखना है, ग्राफ। ये कुछ जो ग्राफ हैं ये आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के लिए दे रखा है। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के लिए हमने एक्सेप्शन पहले भी पढ़ा है कि लिथियम से बेरिलियम जाने के बाद फिर बोरॉन की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि बोरॉन की वैल्यू हमने कम लिखा था बेरिलियम से, फिर बढ़ते जाएगी वैल्यूज कार्बन की, नाइट्रोजन की। लेकिन नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में फिर से वैल्यू कम हो गई। फिर इसके बाद फ्लोरीन में फिर बढ़ेगा, नियॉन में फिर बढ़ेगा। क्लियर हो गया। अब ये आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसी ग्राफ को पूछकर सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ग्राफ दे देगा और इसमें क्या करेगा, वो जो एटम्स हैं उन एटम के सिंबल को अननोन बता देगा, ठीक है। यहाँ देखना, जैसे हो सकता है कि इस एलिमेंट मतलब जो बेरिलियम है उसका नाम ना दे, या नाइट्रोजन का नाम ना दे, ऑक्सीजन का नाम ना दे, कार्बन बोरॉन का नाम ना दे, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा कि ये वाला जो पीक वाला जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, ये वाला जो पीक वाला जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है। समझ में आ गया। तो ये ग्राफ आपको पता रहना चाहिए। सिमिलर ग्राफ आपको और किसके लिए दे सकता है, ग्रुप पीरियड 3 के लिए भी दे सकता है। पीरियड 3 में यही बेरिलियम की जगह पर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, या नाइट्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये वाले जो ग्राफ हैं एनसीईआरटी में दिए जरूर हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है बेटा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर वो क्या कर सकता है, इन्हीं ग्राफ को बेस बनाकर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो ग्रुप वाइज वाला ग्राफ है। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन इंथैल्पी कम होती है। पहले आयनाइजेशन इंथैल्पी दिख रहा होगा, लिथियम तो सोडियम कम हुआ, सोडियम से पोटेशियम बहुत ही कम हो गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर आपको याद है तो एटॉमिक रेडियस में भी हमने देखा था कि एकदम से लार्ज इंक्रीज देखने को मिलता है जब हम सोडियम टू पोटेशियम पर जाते हैं, ठीक है। तो जब सोडियम टू पोटेशियम पर जाते हैं तो लार्ज रेडियस का इंक्रीज भी देखने को मिलता है। तो सिमिलरली बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक। इसके बाद आपको क्या दिखेगा, पोटेशियम से रुबिडियम में फिर से कम हुआ, रुबिडियम से सीजियम फिर से कम हुआ। तो आपको क्या दिखेगा, लार्जेस्ट डिक्रीज जो है, लार्जेस्ट डिक्रीज जो है डाउन द ग्रुप जाने पर वो कहां से कहां पर दिख रहा है, फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। समझ में आ गया बेटा। कुछ ऐसा ही हमने डिस्कशन किसके लिए लिया था, एटॉमिक रेडियस के लिए भी लिया था, क्योंकि उसमें कुछ टेबल में डाटा दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो उनके डाटा से कुछ कंपैरिजन किया था हमने। कुछ वैसा ही अब ये ग्राफ का कंपैरिजन भी देख रहे हैं। समझ में आ गया। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो ग्राफ एनसीईआरटी ने दे रखा है वो आपको क्या दिखेगा, पूरे पीरियोडिक टेबल का एक साथ दे दिया है। इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ग्राफ देकर ये पूछ लेगा कि सबसे जो पीक वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, या फिर सबसे जो ये जो बॉटम वाले सबसे कर्व के नीचे में जो मिनिमा वाले जो एलिमेंट्स है वो कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो जितने ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट्स दिखाई देंगे, ये हर जगह पर ये जो मैक्सिमा वाले जो एलिमेंट दिखाई देंगे, ये किन के लिए है बेटा? ये नोबल गैसेस के लिए है। ठीक है, ये जो मैक्सिमा वाले जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई देंगे, ये कौन से हैं? नोबल गैसेस के लिए। मतलब अलोंग द पीरियड जाने पर सबसे बड़ी वैल्यू किन के लिए आती है? नोबल गैस के लिए। तो यहीं पर पूरे पीरियड में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? एल्कली मेटल्स की होती है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे नीचे वाली जो पोजीशंस हैं, ठीक है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये कौन से होते हैं? ये एल्कली मेटल वाले होते हैं, ये ग्रुप 1 वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूरे पीरियड में सबसे कम होता है। ठीक, इसके बाद एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा रहा होगा? ये एक्चुअल में हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इस वैल्यू को देखोगे तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, कौन सा है ये? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में आपको ये वैल्यूज दिखाई देगी, क्योंकि ये वाले जो दो डॉट दिख रहे होंगे ब्लैक वाले, ये किसके लिए? ये है बेरिलियम के लिए, और ये कौन सा है? बोरॉन के लिए। जबकि ऊपर वाले किसके? वो नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। उनके कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी दिखाई देगी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन की वैल्यू लिथियम से तो ज़्यादा होती ही है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम और बोरॉन के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? ठीक है, यहीं पर ये जो दिखाई देगा आपको, ये कौन से होंगे? फॉस्फोरस और कौन से वाले हो जाएंगे? सिलिकॉन वाले। फॉस्फोरस और सल्फर वाले हो जाएंगे ये पेयर, ये फॉस्फोरस, ये सल्फर। ये कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम। इनके कंपैरिजन में ये हाइड्रोजन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर हो गया? और अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू इस नोबल गैस से भी ज़्यादा है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन का कंपैरिजन पता रहना चाहिए इस ग्राफ से। बाकी तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो पीक जो है वो नोबल गैसेस के लिए आएंगे, और ये जो सबसे नीचे वाले जो मिनिमा वाली जो पोजीशंस है, ये एल्कली मेटल के लिए आएंगे। समझ में आ गया बेटा? एनसीईआरटी की हर एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। उन्होंने ग्राफ में भी अगर कुछ दे रखा है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उसके कंक्लूजन्स आपको पता रहने चाहिए बेटा। समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में हमने आयनाइजेशन इंथैल्पी के कंसेप्ट को कवर कर लिया बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आयनाइजेशन इंथैल्पी पर बेस्ड जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको देखेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बेटा।